औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के पाक नाम से जो खालिक मालिक राज़िक वहदहु ला शरीक है और कायनात के ज़र्रे ज़र्रे का मालिक है, मेरा और आपका खालिक है, उसका कोई सानी नहीं। हज़ारों करोड़ों लामुतनाही दुरूद व सलाम अल्लाह के प्यारे नबी का नाम जो ख़त्म अल्लाह के आखिरी नबी हैं और जिनके तोफ़ैल हमें कलमा नसीब हुआ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हमें एक अच्छा शहरी, एक अच्छा मुसलमान और एक अच्छा पाकिस्तानी बनने की हिम्मत, तौफीक और कोशिश करने की मज़ीद तौफीक अता फरमाए। विद दिस जेंटलमैन वी स्टार्ट आवर लेक्चर 6। एज यूजुअल बिफोर स्टार्टिंग द लेक्चर आई विल जस्ट वांट टू शेयर विद यू द कोट दैट इज मैसेज ऑफ द डे, जिसको कहता हूँ मैं, एजुकेटिंग द माइंड विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। अरिस्टोटल ने ये कहा था, अरस्तु ने कहा था, एजुकेटिंग द माइंड, सिर्फ जहन को ही एजुकेटेड कर लेना या ऑर्थोडॉक्स किताबों से पढ़ लेना इल्म, विदाउट एजुकेटिंग द हार्ट, बगैर किसी अपने दिल को एजुकेट ना करना, अपने एटीट्यूड को एजुकेट ना करना, इज़ नो एजुकेशन एट ऑल। ये कोई किस तरह की किसी भी किस्म की एजुकेशन नहीं है। फिर एक और दूसरी प्रवर्ब है, डूइंग व्हाट यू लाइक इज़ फ्रीडम। जो आपको जो भी काम आप करें जिसको आप पसंद करते हैं, दैट इज़ फ्रीडम। लाइकिंग व्हाट यू डू इज़ हैप्पीनेस। ये बहुत इसमें एक आम लोग आजकल स्ट्रेसेस का शिकार हैं। हम लोग पे डिफरेंट बुलेट्स ऑफ स्ट्रेस में कहता हूँ अक्सर आ रही हैं। लोग डिप्रेशन का शिकार हैं, लोगों के मसाइल हैं। ये एक अच्छी प्रवर्ब है, एक अच्छा एंटीबायोटिक और मल्टीविटामिन सप्लीमेंट है। इट सेज डूइंग व्हाट यू लाइक इज़ फ्रीडम। वो करना जो आपको पसंद है फ्रीडम है, और लाइकिंग उसको पसंद करना, व्हाट यू डू इज़ हैप्पीनेस। यानी फॉर एग्जांपल आपका एटीट्यूड पॉजिटिव है, आप ज़िंदगी में गुडनेस करना चाहते हैं, आप किसी की मदद करना चाहते हैं, अपने इल्म से किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, अपनी शख्सियत से किसी को फ़ायदा पहुंचाना चाहते हैं, आप बड़ों की इज़्ज़त करते हैं, आप छोटों को प्यार देते हैं, आप टीचर्स की इज़्ज़त करते हैं। सो लाइकिंग टू लाइक योर एटीट्यूड इज़ समथिंग लाइक हैप्पीनेस। Now, before we proceed further, I would like to share with you the summary of lecture 5, last lecture, so that we are on the same page and we do know where do we stand. Lecture 5 में हमने last time पढ़ा, we discussed the role of accounting records in an organization. एक organization में accounting records का क्या रोल है, इस पर डिटेल में बात हुई थी कि what was the role of accounting record in the organization। जैसे हमने different statements की टाइप की थी, हमने डिफरेंट एसेट्स को देखा था, लायबिलिटीज़ और पर्सनल इक्विटी के इक्विवेलेंट होता है। फिर हमने उसकी स्पेंडिंग्स को देखा था, कैसे जनरल कैसे होती हैं, उसकी एंट्रीज को डॉक्यूमेंट कैसे करते हैं, और अल्टीमेटली लेजर कैसे बनती है। दूसरी बात वही आगे डिस्क्राइब लेजर अकाउंट एंड लेजर के कितनी तरह के अकाउंट्स होते हैं, लेजर कैसे बनती है, एक्सपेंस कैसे निकलती हैं, प्रॉफिट्स कैसे आते हैं, नेट प्रॉफिट कैसे होता है, नेट इनकम कैसे निकलती है, फॉर अ पर्टिकुलर टाइम अकाउंट में स्टेटमेंट ऑफ इनकम कैसे बनती है, अकाउंट स्टेटमेंट कैसे बनती है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, हमने लास्ट टाइम बात की थी। उसके बाद दी रोल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट फॉर बैलेंस शीट। 3 एंट्री सिस्टम आपने, डुअल एंट्री सिस्टम आपने पढ़ा होगा, वो किया गया था कि एक जो ट्रांजैक्शन है, एक जो एक्टिविटी है, वो 2 जगहों पे एक्सपेंस पे भी जाएगी और क्रेडिट पे भी जाएगी, और सो दैट कि एट द एंड वो दोनों चीज़ें इक्विवेलेंट हों, और डबल चेक अकाउंट भी इसको कहा जाता है। फिर डबल एंट्री रूल, वही बात जो मैं आपसे शेयर कर रहा था कि डबल एंट्री रूल के मतलब तफसीलन बात हुई कि डबल एंट्री रूल क्या है, किस तरह इसको अडेयर किया जाता है और क्या उसके प्रिंसिपल्स हैं। आल्सो एक्सप्लेन द नेचर ऑफ द नेट इनकम, लॉस, रेवेन्यू एंड एक्सपेंस। अच्छा, नेट इनकम क्या होती है कि किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को, किसी पर्टिकुलर वेंचर में, और लॉस क्या होगा कि कैसे कैलकुलेट करेंगे कि नेट इनकम क्या है हमारी, हमारा लॉस क्या है, हमारा रेवेन्यू क्या जनरेट हुआ, हमें डिफरेंट किस्म की पेमेंट्स ट्रांजैक्शंस क्या हुई, और हमारे एक्सपेंस क्या हुए, और एक्सपेंस में क्या चीज़ें आई जो हमने रेलिवेंट हैं उसमें। एक्सप्लेन वाई रेवेन्यूज आर क्रेडिट एंड एक्सपेंस आर रिकॉर्डेड विद डेबिट्स। साथ ये भी हमने पढ़ा, डिटेल में हमने इस पर बात की थी कि रेवेन्यूज जो हैं हमेशा क्रेडिट में आते हैं। ये क्यों आती हैं, कैसे आती हैं, इसका तरीकाकार क्या है, इसको पोस्ट कैसे करते हैं, इस एंट्री को डॉक्यूमेंट कैसे किया जाता है, उस पर बात हुई थी। और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विद द डेबिट्स।
जो एक्सपेंस हैं वो डेबिट के साथ कैसे रिकॉर्ड होती हैं। सो एक्सप्लेन्ड व्हाई रेवेन्यूज आर क्रेडिटेड, रेवेन्यूज क्रेडिट क्यों होते हैं, और एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड विद द डेबिट्स, उनको डेबिट्स के साथ कैसे रखा जाता है। अप्लाइड द रियलाइजेशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल इन रिकॉर्डिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस। फिर उसके बाद रियलाइजेशन के थ्रू मैचिंग प्रिंसिपल हमने स्टडी किए, जो हम रेवेन्यूज और एक्सेस को कैसे रिकॉर्ड करने के गाइडलाइंस क्या हैं, हमारे अकाउंटिंग के एथिक्स क्या हैं, किसके तहत, किस रूल ऑफ द गेम के तहत किस तरह हमने प्रिंसिपल उसको रिकॉर्ड किया, डॉक्यूमेंट किया। डिस्क्राइब द स्टेप्स इन अकाउंटिंग साइकिल, एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग साइकिल में कौन से स्टेप्स होते हैं वो देखा। प्रिपेयर्ड ट्रायल बैलेंस, एक्सप्लेन्ड इट्स यूज एंड लिमिटेशंस। एक ट्रायल बैलेंस जो है प्रिपेयर किया गया, इसके जो फ़ायदे हैं वो भी देखे गए और इसकी लिमिटेशंस को भी स्टडी किया गया। एक्सप्लेन द नेचर ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज, डिफरेंट एंट्रीज को एडजस्ट करने की नेचर भी देखी गई और उनको देखा गया कैसे हमने करना है। एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ क्लोजिंग एंट्रीज, जो एंट्री क्लोज होती है उनका पर्पस क्या था, और प्रिपेयर्ड दीज एंट्रीज, और इन एंट्रीज को कैसे प्रिपेयर करना है उस पर भी बात हुई। Now we start with the lecture 6. We all are on the same page. We have just reviewed the summary of lecture 5. Lecture 6 में adjusting the accounts पे हम बात करेंगे ज़्यादा कि how to adjust the accounts, क्या तरीक़ाकार होता है, accounts कैसे adjust होते हैं और क्या इनको कैसे देखा जाता है। Adjusting the accounts में हमने पहली चीज़ देख रहे हैं using the information in the financial statements. Financial statements में different informations को कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले है एनुअल रिपोर्ट्स। अच्छा, एनुअल रिपोर्ट्स में नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन भी होती है। एनुअल रिपोर्ट जो है एक बेसिकली दोनों चीज़ों को एड्रेस करती है, जो नॉन फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन है उसको भी और फिनेंशियल इन्फॉर्मेशन को भी, दोनों को ही एड्रेस करती है। उसके बाद कंटिन्यूटी, देयर इज अ कंसेप्ट ऑफ कंटिन्यूटी। द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज, ये ज़रा थोड़ा कंसेप्ट बेसिकली आपको जहन में रखना होगा। द मेजॉरिटी ऑफ कंपनीज present annual financial statements on the assumption that the business will continue to operate indefinitely. That is that the company is a going concern. वो एक vibrant going concern के तौर पे कंपनी को लेते हैं और बिजनेस जो है कंपनी का indefinitely चलेगा। The continuity assumption states that unless there is a evidence to the contrary, the accountant assumes that the business is a going concern and will continue to operate indefinitely. वही बात, it's a concept basically, assumption है जो रखी जाती है कि जो कंपनी indefinitely ऑपरेट करती रहेगी और अकाउंटेंट ongoing concern रहेगा, ये ongoing हमारी प्रोडक्ट होती रहेगी या सर्विसेज जो भी इंटरप्राइज है, और ये एक ongoing प्रोसेस है till further orders. The continuity assumptions allows certain expenses and revenue transactions to be allocated over several accounting periods. ये ज़रा समझने की ज़रूरत है कि डिफरेंट अकाउंटिंग पीरियड्स बहुत सारे अकाउंटिंग पीरियड्स को डील करती है। मसलन फॉर एग्जांपल सम कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड लेट्स से इन द ईयर 1900, तो उसने पहले फर्स्ट डेकेड के उसके अकाउंट्स होंगे, फर्स्ट ईयर के होंगे, फिर सेकंड डेकेड के, फिर फोर्थ ईयर के। तो ये ऑन गोइंग कंसर्न है और फॉर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट पीरियड्स की अपडेशन है, और एनुअल भी होगी, बाय मंथली भी होगी, डेकेड वाइज भी होगी। तो अमूमन आपने देखा होगा कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे लिखा जाता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर 2015, 16, 14, 15 जो भी ईयर हो उसके लिहाज से उसको डिक्टेट किया जाता है। पीरियोडिसिटी क्या है? पीरियोडिसिटी assumption states that although the lifetime of a business is uncertain, it is nonetheless useful to estimate the business net income in terms of accounting periods. लेकिन ये तो बिजनेस की लाइफ पे तो सर्टेनिटी नहीं दी, लेकिन बिजनेस नेट इनकम अकाउंटिंग पीरियड की नेट इनकम को इंडिकेट दे सकते हैं पीरियोडिसिटी में। फॉर एग्जांपल अ 12-month अकाउंटिंग पीरियड इज कॉल्ड अ फिस्कल ईयर। देखें इस पीरियड को उसने 12 मंथ को फिस्कल ईयर के तौर पे उन्होंने कह दिया। द फिस्कल ईयर मे बी सेम एज द कैलेंडर ईयर और सम अदर 12 मंथ्स पीरियड। कोई भी 12 मंथ पीरियड जो है फिस्कल ईयर काउंट होगा। द अकाउंटिंग पीरियड्स ऑफ लेस देन अ ईयर आर कॉल्ड इंटरिम पीरियड्स। वो अकाउंटिंग पीरियड जो लेस देन अ ईयर हों उनको अकाउंटिंग देन अ ईयर इज कॉल्ड द इंटरिम पीरियड, उनको इंटरिम पीरियड के तौर पे जाना जाता है। द पीरियड की हम बात कर रहे थे और फिर पीरियड अजम्पशंस की बात करते हैं। द टाइम पीरियड और पीरियोडिसिटी, जो भी टाइम पीरियड हो या पीरियोडिसिटी हो अजम्पशन,
assumes that the economic life of business can be divided into artificial time periods. पहली assumption तो ये है, हमने कहा कि अनसर्टन टाइम पीरियड के लिए वो चलती है, डिफरेंट पीरियड्स में डिफरेंट टाइम स्पैन वो डिफाइन किया जा सकता है. तो अज्यूम करती है इकोनॉमिक लाइफ ऑफ बिजनेस कैन बी डिवाइडेड इनटू आर्टिफिशियल टाइम पीरियड, कि वो डिफरेंट टाइम पीरियड्स में क्वार्टरली, मंथली, एनुअली, फिजिकल ईयर वाइज वो डिवाइड कर सकते हैं. जनरली या मंथ, क्वार्टर और ईयर, कोई एक इनमें से हो सकता है. पीरियड्स ऑफ लेस देन 1 ईयर आर कॉल्ड इंटरिम पीरियड्स. जो लेस देन 1 ईयर के पीरियड हो उनको इंटरिम कहते हैं. और दूसरी पीरियडिसिटी के लिहाज से जिस टाइम की वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, इट कुड बी 1 मंथ, 1 क्वार्टर और ईयर. द अकाउंटिंग टाइम पीरियड ऑफ 1 ईयर इन लेंथ इज यूजुअली नोन एज फिजिकल ईयर. ये जरा कंसेप्ट ज़हन में रखिएगा कि अगर लेस देन 1 ईयर है तो उसको इंटरिम पीरियड्स के नाम से याद किया जाएगा, और अगर पूरा फाइनेंशियल ईयर की बात करें तो उसको 12 मंथ से उसको कहते हैं, उसको फिजिकल ईयर के नाम बतौर याद रखा जाएगा. द प्रैक्टिस ऑफ एक्सपेंस रिकग्निशन इज रेफर टू एज द मैचिंग प्रिंसिपल. ये बहुत अहम डेफिनेशन है मैचिंग प्रिंसिपल की. द प्रैक्टिस, वो प्रैक्टिस ऑफ एक्सपेंस रिकग्निशन, एक्सपेंस को रिकग्नाइज करना, इज रेफर टू एज द मैचिंग प्रिंसिपल. कि वो मैच करना जो आपकी नीड है वीजा वीज उसकी, जो हमने उस पर कास्ट बेयर की है, उसका नाम मैचिंग प्रिंसिपल है. द मैचिंग प्रिंसिपल डिक्टेट्स दैट एफर्ट्स एक्सपेंसेस कैन बी मैच्ड विद अकम्पलिशमेंट दैट इज रेवेन्यू. ये आल्सो मैचिंग प्रिंसिपल कहता है कि जी आपने जो किसी चीज़ पर खर्चा किया हो उसके ऑलमोस्ट रेवेन्यू उसके बराबर वो आ जाता है. फॉर एग्जांपल इस स्लाइड के बेस पे देखिए, रेवेन्यूज अर्न दिस मंथ और ऑफसेट अगेंस्ट द एक्सपेंस इनकर्ड अर्निंग द रेवेन्यू, वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट हैं जो रेवेन्यूज और वो इसमें जनरेट हुए. एक्रोलल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, इसमें बात करेंगे एक्रोल बेसिस ऑफ अकाउंटिंग में किस चीज़ को ये अडेयर करता है, क्या चीज़ है, कैसे हैंडल होता है ये. इट अडेयर्स टू द रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल, कि ये रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल के तहत चलता है. और दूसरा ये मैचिंग प्रिंसिपल को भी अप्लाई करता है. रेवेन्यू रिकॉर्ड व्हेन अर्नड नॉट ओनली व्हेन कैश रिसीव्ड. रेवेन्यू उस रेवेन्यू रिकॉर्ड को कि जब वो अर्न होता है. और एक्सपेंस रिकॉर्डेड व्हेन सर्विसेज आर गुड्स आर यूज्ड फॉर कंज्यूम्ड इन द जनरेशन ऑफ द रेवेन्यू नॉट ओनली व्हेन कैश पेड. यानी ये उस वक्त की सर्विसेज हैं जब रेवेन्यू और वो जनरेट हुए, कैश पेड की डेट से इनका ताल्लुक नहीं है. कंसेप्ट्स अंडरलाइंग एक्रूरल अकाउंटिंग, कौन कौन से कंसेप्ट हैं जो अंडरलाई करते हैं एक्रूरल अकाउंटिंग को. विद दिस मेथड टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिसिव्ड्स फॉर रेवेन्यूज एंड कैश पेमेंट्स फॉर एक्सपेंस. पहली बात कि टैक्सेबल अमाउंट वो होती है, टैक्सेबल इनकम इज कैलकुलेटेड एज द डिफरेंस बिटवीन द कैश रिसिप्ट्स, जो कि कैश रिसीव हुए फ्रॉम द रेवेन्यूज, एंड कैश पेमेंट्स फॉर एक्सपेंस. इन दोनों के डिफरेंस का जो है वो टैक्सेबल अमाउंट इनकम होगी. इन एक्रूरल अकाउंटिंग रेवेन्यूज एंड एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन दे आर अर्नड और इनकर्ड रादर देन व्हेन दे आर रिसीव्ड. ये जब एक्सपेंस और रेवेन्यूज जो हैं जब अर्न हो या उनको एक्सपेंड किया जाए उस वक्त, उसी वक्त लिखा जाता है, रादर दैन के जब वो पे हों. ये जरूरी बहुत अहम कंसेप्ट है. दूसरा रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल की बात करते हैं हम. रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल जो है, द रेवेन्यू रिकग्निशन प्रिंसिपल स्टेट्स दैट रेवेन्यू शुड बी रिकग्नाइज्ड इन द अकाउंटिंग पीरियड इन विच इट इज अर्न्ड. उसी अकाउंटिंग पीरियड में इसकी बात की जानी चाहिए रेवेन्यू की जिस पीरियड में ये अर्न हुआ है. इन अ सर्विस बिजनेस revenue is usually considered to be earned at the time the service is performed. Service business में revenue is usually considered to be earned at the time the service is performed, जब वो सर्विस परफॉर्म होती है. In a merchandising business revenue is usually earned at the time of goods are delivered. जनरली मर्चेंडाइज में जब गुड्स डिस्ट्रीब्यूट हो जाती हैं, डिलीवर हो जाती हैं उस पर्टिकुलर यूज़र को, रिसेप्टेंट को, उसके बाद रेवेन्यूज जो है रिकग्नाइज किया जाता है. एक्रूरल अकाउंटिंग का दूसरा मैचिंग रूल है. इन एक्रूरल अकाउंटिंग ऑफन रेफर टू एज द मैचिंग रूल, इसको मैचिंग रूल भी कहा जाता है. नेट इनकम इज मेजर्ड बाय असाइनिंग रेवेन्यूज टू द अकाउंटिंग पीरियड इन विच द गुड्स आर सोल्ड और द सर्विसेज परफॉर्म्ड.
एक्सपेंस टू द अकाउंटिंग पीरियड इन विच दे आर यूज टू प्रोड्यूस रेवेन्यू। जिस टाइम फ्रेम में एक्सपेंस हुए हैं, चीज़ें आई हैं, एक्सपेंडिचर लगे हैं चीज़ों पे, आइटम्स पे, रॉ मटेरियल पे, और उसी टाइम के दौरान उस पर्पस के लिए जिसके लिए रेवेन्यू जनरेट हो रहा था। मैं रिपीट कर देता हूँ, एक्सपेंस टू द अकाउंटिंग पीरियड इन विच, उस अकाउंटिंग टाइम स्पैन की बात कर रहा है, दे आर यूज टू प्रोड्यूस द रेवेन्यू, उस पर्टिकुलर रेवेन्यू जनरेट करने के लिए हुए हैं। व्हेन देयर इज नो डायरेक्ट मीन्स ऑफ कनेक्टिंग एक्सपेंस एंड रेवेन्यूज, जब एक्सपेंस और रेवेन्यू को कनेक्ट करने का डायरेक्ट मीन कोई ना हो, कॉस्ट आर एलोकेटेड अमंग द अकाउंटिंग पीरियड्स दैट बेनिफिट फ्रॉम द कास्ट, उस अकाउंटिंग पीरियड को एलोकेट की जाती है, उस देखा जाता है जो कि कास्ट को बेनिफिट करता है। वो कॉन्सेप्ट अंडरलाइंग एक्रूअल अकाउंटिंग में अगला है द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग। कैश बेसिस क्या है अकाउंटिंग के? द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग इज द प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग फॉर रेवेन्यूज इन द पीरियड इन विच कैश इज रिसीव्ड। ये वो टाइम है जिसमें कैश रिसीव होता है, एंड फॉर एक्सपेंसेस इन द पीरियड इन विच कैश इज पेड, उन पीरियड का जब कैश पे होता है। With this method, taxable income is calculated as the difference between cash receipts from the revenues and cash payments for the expenses. In accrual accounting, revenues and expenses are recorded when they are earned or incurred rather than when they are received or paid. The process of determining when revenue should be recorded is called revenue recognition. वो process जिसमें रेवेन्यू रिकग्निशन किया जाता है कि व्हेन इट शुड बी रिकॉर्ड, वो उसको हम रेवेन्यू रिकग्निशन के नाम से भी याद करते हैं। द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन रिक्वायर्स दैट ऑल द फॉलोइंग कंडीशन बी मेट बिफोर रेवेन्यू इज रिकग्नाइज्ड। सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन जैसे पाकिस्तान का भी है, ये कंडीशन है इनकी कि वो तब इसको रिकग्नाइज किया जाए जब ये चीज़ें जो अभी हम इंडिकेट करने लगे हैं ये पूरी हों। वन इज परसुएसिव एविडेंस ऑफ एन अरेंजमेंट एग्जिस्ट। एक परसुएसिव एविडेंस हो कि अरेंजमेंट है जो कुछ कहा जा रहा है, और प्रोडक्ट का सर्विस हैज़ बिन डिलीवर्ड, जो प्रोडक्ट या सर्विस थी वो रेंडर हो चुकी है, डिलीवर हो चुकी है। द सेलर्स प्राइस टू द बायर इज फिक्स्ड और डिटर्मिनेबल। द सेलर प्राइस टू द बायर इज फिक्स्ड, जो सेलर और बायर्स की प्राइस के इशूज़ हैं वो अमूमन डिटर्मिन हो चुके होते हैं और होने चाहिए। कलेक्टिबिलिटी इज रीजनेबली इंश्योर्ड, जो कलेक्शन है उसकी रेवेन्यू की कलेक्शन वगैरह वो, और इनसे भी सेम वे जो पेमेंट्स होती हैं वो रिलेटिवली रीजनेबली इंश्योर हों, वो आसानी हो और सिंपल प्रोसेस होना चाहिए। एक्सपेंसेस आर रिकॉर्डेड व्हेन ऑल द फॉलोइंग कंडीशंस आर मेट। एक्सपेंस कब रिकॉर्ड करते हैं, किस कंडीशंस के तहत? नंबर वन, देयर इज एन एग्रीमेंट टू परचेज गुड्स और सर्विसेज। पहली बात है कि एग्रीमेंट होता है गुड्स या सर्विसेज लेने का। द गुड्स हैव बीन डिलीवर्ड और द सर्विस रेंडर्ड, या तो चीज़ें आपने ले ली या उसकी जगह पे जो आपकी सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन है तो सर्विस आपने दे दी। रिकग्निशन एक्सपेंस की हम बात कर रहे थे। अ प्राइस हैज बीन डिटरमिन्ड और कैन बी डिटरमिन्ड, एक प्राइस जो है डिटरमिन हो गई है या वो डिटरमिन हो सकती है। द गुड्स और सर्विसेज हैव बीन यूज्ड टू प्रोड्यूस रेवेन्यू, जो सर्विसेज या गुड्स हैं, जो भी आइटम है, एंड प्रोडक्ट है, वो रेवेन्यू प्रोड्यूस करने के लिए हो चुके, मार्केट में आ चुके हैं, या जो सर्विसेज आपने देनी है वो आपने रेंडर कर दी है। द रिकग्निशन ऑफ द एक्सपेंस डजंट डिपेंड ऑन द पेमेंट ऑफ कैश। कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, ये बहुत अहम कॉन्सेप्ट है, इसको जरा फोकस कीजिएगा। द कैश बेसिस ऑफ अकाउंटिंग, कैश बेसिस क्या है अकाउंटिंग के? रेवेन्यू रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश रिसीव्ड, रेवेन्यू लिखती उस वक्त हैं, एंट्री उस वक्त की जाती है जब कैश रिसीव्ड। एक्सपेंस रिकॉर्डेड ओनली व्हेन कैश पेड, और एक्सपेंस उस वक्त करते हैं जब कैश पे हो गया। ये नहीं होता कि आपका जो मेन बंदा है या जो आपके पैसे हैं आप कहने जी रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लें उससे पहले कि अनाउंस हुआ है अभी। नो, इट विल ओनली बी रिटन इंटर डॉक्यूमेंट लेजर चैनल में जाएगा जब ये रिसीव हुआ। एडजस्टिंग एंट्रीज पे बात करने लगे हम अभी। व्हाट इज एडजस्टिंग एंट्रीज? एडजस्टिंग एंट्रीज मेक द रेवेन्यू रिकग्निशन एंड मैचिंग प्रिंसिपल हैपन। ये बहुत अहम है, अगर एडजस्टिंग एंट्रीज ना हो तो कुछ भी ना हो, सीधी सीधी बेस लाइन वन लाइन ये कह सकता हूँ मैं इस कंसेप्ट का। एडजस्टिंग एंट्री मेक द रेवेन्यू रिकग्निशन, जो कि रेवेन्यू को रिकग्नाइज करते हैं और मैचिंग प्रिंसिपल को भी रिकग्नाइज होती हैं।
फॉर एग्जांपल ये इलस्ट्रेशन है जो एक ट्रायल बैलेंस की है, जो कि आपकी इंफॉर्मेशन के लिए और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। द ट्रायल बैलेंस इज एनालाइज्ड टू डिटरमिन द नीड फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, द ट्रायल बैलेंस इज एनालाइज्ड, इसको एनालाइज किया जाता है टू डिटरमिन द नीड फॉर एडजस्टिंग एंट्रीज, कि इन एंट्रीज को एडजस्ट करने की ज़रूरत है। ये कैसे बना हुआ है ट्रायल बैलेंस ऑन ग्राउंड, ये देखते हैं ज़रा। फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर फॉर्म का नाम लिख दिया इन्होंने, नीचे लिख दिया ट्रायल बैलेंस, फिर उसकी डेट दे दी 2002 की। अब एक्सट्रीम लेफ्ट में देखें तो जो एक्टिविटीज़ कैश की गई हैं वो लिखी गई हैं, कैश, एडवर्टाइजिंग, सप्लाईज, ऑफिस इक्विपमेंट के बाद नोट्स पेएबल हो गए, अकाउंट्स पेएबल हो गए, अनअर्न्ड रेवेन्यू हो गया, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गई, सर्विस रेवेन्यू हो गया, सर्विस सैलरीज वगैरह के एक्सपेंस हो गया और रेंटल एक्सपेंस हो गया। और अगर आप देखें अगला कॉलम तो जो डेबिट का कॉलम है उसने वो रेलिवेंट एंट्रीज जैसे हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वो इंटर हो गई, क्रेडिट में क्रेडिट की हो गई, और आप देखेंगे डेबिट इज इक्वलेंट टू दी क्रेडिट दोनों सूरतों में। एडजस्टिंग एंट्रीज, ये बड़ा अहम कॉन्सेप्ट है। एडजस्टिंग एंट्रीज आर रिक्वायर्ड ईच टाइम फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर प्रिपेयर्ड। जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर की जाती है एडजस्टिंग एंट्रीज की बात होती है। एडजस्टिंग एंट्रीज कैन बी क्लासिफाइड एज प्री पेमेंट्स, पीरियड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज। ये तीन तरह के हेड हैं इनके, एक प्री पेमेंट है, एक एक्रूअल्स है, अक्रूड रेवेन्यूज और अक्रूड एक्सपेंसेस, और एस्टिमेशन में एमोर्टाइजेशन आती है। एडजस्टिंग एंट्रीज की कौन कौन सी टाइप्स हैं, डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस करेंगे हम। पहली टाइप है प्री पेमेंट्स। प्री पेमेंट्स की कौन कौन सी टाइप? प्री पेमेंट्स में दो तरह की होती हैं चीजें, एक है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंस, प्री पेमेंट की पहली टाइप है प्रीपेड एक्सपेंसेस। प्रीपेड एक्सपेंसेस क्या होते हैं? एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज एसेट्स बिफोर दे आर यूज्ड और कंज्यूम्ड। दूसरी एक प्री पेमेंट्स की एंट्री है दैट इज नोन एज अनअर्न्ड रेवेन्यूज। अनअर्न्ड रेवेन्यूज क्या है? रेवेन्यूज रिसीव्ड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज लायबिलिटीज बिफोर दे आर अर्न्ड। जब तक वो अन होने से पहले उनको एज ए लायबिलिटी के तौर पे लिया जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज की दूसरी टाइप है एक्रूअल्स। पहली प्री पेमेंट्स थी, दूसरी एक्रूअल्स है। एक्योर्ड रेवेन्यूज हैं, रेवेन्यूज आर अर्न्ड। हम इस तरह कह सकते हैं एक्योर्ड रेवेन्यूज को क्या करेंगे, इनकी डेफिनेशन क्या है? रेवेन्यूज अर्न्ड बट नॉट येट रिसीव्ड इन कैश आर रिकॉर्डेड। ये अर्न हो जाते हैं लेकिन इनका कैश भी रिसीव नहीं हुआ और वो रिकॉर्ड भी नहीं हुए होते। इसको एक्योर्ड रेवेन्यूज भी कहा जाता है। इसको एक्योर्ड एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इंक्योर्ड बट नॉट येट पेड इन कैश आर रिकॉर्डेड, जो येट कैश में रिकॉर्ड या पेमेंट्स नहीं हुई होती है उनकी। हम टाइप्स ऑफ एडजस्टिंग एंट्रीज की बात कर रहे थे। पहले प्री पेमेंट्स की बात की हमने, अभी दोबारा हम बात कर रहे हैं इसकी एक्रूअल्स की बात की। नो विल टॉक अबाउट द एस्टिमेट्स के एस्टिमेट्स जो है तीसरी टाइप है एडजस्टिंग एंट्रीज में। एस्टिमेट में पहली चीज आती है डेप्रिसिएशन और एमोर्टाइजेशन। ये क्या चीज है? डेप्रिसिएशन इज एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ कैपिटल एसेट्स टू एक्सपेंस ओवर देयर यूजफुल लाइफ। एक कंपैटिबल लाइफ में जो उनकी डेप्रिसिएशन होती है पर्टिकुलर एसेट्स की, वो इन व्यू की जाती है। प्री पेमेंट्स में हमने प्री पेमेंट्स आर आइदर प्री पेड एक्सपेंस और अनअर्न्ड रेवेन्यूज। प्री पेमेंट्स की जब बात की हमने, या तो आइदर प्री पेड एक्सपेंस होते हैं या अनअर्न्ड रेवेन्यूज को भी प्री पेमेंट्स के तौर पे लिया जाता है। एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर प्री पेमेंट्स आर रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड पोर्शन ऑफ द प्री पेमेंट्स दैट रिप्रेजेंट्स द एक्सपेंस अंकर्ड, जो भी एक्सपेंस अंकर हुए होते हैं, द रेवेन्यूज अर्न, जो भी रेवेन्यूज अर्न होते हैं इन द करंट अकाउंटिंग पीरियड, इस करंट अकाउंटिंग पीरियड्स के दौरान जो एक्सपेंस और रेवेन्यूज दोनों होते हैं वो इसमें प्री पेमेंट्स में लिखा जाता है उनको। प्रीपेड एक्सपेंसेस, दीज आर द एक्सपेंसेस पेड इन कैश एंड रिकॉर्डेड एज एसेट्स बिफोर दे आर यूज्ड और कंज्यूम्ड, इससे पहले कि वो यूज हो या कंज्यूम हो। प्रीपेड एक्सपेंसेस एक्सपायर विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्रीपेड एक्सपेंस जो है वो पैसेज ऑफ टाइम के साथ एक्सपायर हो जाते हैं और थ्रू यूज एंड कंजम्पशन, और यूज और कंजम्पशन के साथ साथ
एंड एसेट एक्सपेंस, एसेट एक्सपेंस क्या है? अकाउंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट विद प्रीपेड एक्सपेंस। एसेट एक्सपेंस रिलेशनशिप जो है, अकाउंट रिलेशनशिप जो है वो एग्जिस्ट करती है इसके साथ। Now we'll talk something about the prepaid expenses. Prior to the adjustment, assets are overstated and expenses are understated. Right? The adjusting entry results in a debit to an expense accounting and credit to an asset accounting. Example of prepaid expense include supplies, rent, insurance and property tax वगैरह। ये सारी prepaid expenses की examples हैं। Unearned revenues, unearned revenues क्या होते हैं? ये financial concept हम बात करते हैं। Unearned revenues are revenues received and recorded as liabilities before they are earned. जब तक वो अर्न नहीं होते उससे पहले वो liabilities के तौर पे लिया जाता है। Unearned revenues are subsequently earned by performing a service or providing a good to a customer. ये दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए। Unearned revenues are subsequently earned by performing a service, किसी सर्विस को परफॉर्म करने से होते हैं, और प्रोवाइडिंग अ गुड टू अ कस्टमर, किसी चीज़ को कोई किसी कस्टमर को गुड वगैरह यानी सप्लाई की हो। और लायबिलिटी रेवेन्यू अकाउंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट विद अनअर्न्ड रेवेन्यूज। और लायबिलिटी रेवेन्यू अकाउंट रिलेशनशिप ये एग्जिस्ट करती है विद अनअर्न्ड रेवेन्यूज उसके साथ। प्रायर टू एडजस्टमेंट, ये हम अनअर्न्ड रेवेन्यूज का अहम तीन कंसेप्ट है। प्रायर टू एडजस्टमेंट लायबिलिटीज आर ओवरस्टेटेड एंड रेवेन्यूज आर अंडरस्टेटेड। एडजस्टमेंट से पहले लायबिलिटीज जो हैं, लायबिलिटीज जो भी ओवरस्टेट किया जाता है और रेवेन्यूज को अंडरस्टेट किया जाता है। द एडजस्टिंग एंट्री रिजल्ट इन अ डेबिट टू अ लायबिलिटी अकाउंट एंड क्रेडिट टू अ रेवेन्यू अकाउंट। द एडजस्टिंग एंट्री कोई भी होगी, इट रिजल्ट्स इन अ डेबिट टू अ लायबिलिटी अकाउंट एंड अ credit to a revenue account. Example of unearned revenues include rent, magazine subscription, airplanes, tickets and the tuition. ये सारे रेवेन्यू के एग्जाम्पल हैं और ये सारी की सारी एग्जाम्पल्स हैं जो डिफरेंट लेवल पे वो हमारे यूथ पर जो कंट्री है, हमारे प्यारे बच्चों को ये गाइड करने के लिए की जाती है। एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर प्रीपेमेंट्स, प्रीपेमेंट्स के लिए एंट्रीज को कैसे एडजस्ट किया जाता है, ये स्लाइड इस कंसेप्ट को जरा हाईलाइट कर रही है। एडजस्टिंग एंट्रीज में अगर आप पहले आए प्रीपेड एक्सपेंस को देखिएगा गौर से, तो प्रीपेड एक्सपेंस पे लेफ्ट साइड पे एसेट्स हैं। एसेट्स में क्या क्या आता है? इट इज अनएडजस्टेड बैलेंस, क्रेडिट, एडजस्टिंग एंट्री, ये माइनस हुई। राइट साइड पे आपने देखा है कि ये एक्सपेंस पे आ गया। एक्सपेंस में क्या क्या चीज आई है? डेबिट्स आ गई, एडजस्टिंग एंट्री आ गई। फिर आपने देखा अनअर्न्ड रेवेन्यूज में क्या क्या चीज आई, जो अनअर्न्ड रेवेन्यूज हमारे चल रहे हैं उनमें लायबिलिटी आ गई। लायबिलिटी में डेबिट, एडजस्टिंग एंट्री, अनएडजस्टेड बैलेंस वगैरह आ गया। और रेवेन्यू में क्रेडिट, एडजस्टिंग अमाउंट एंड द इंट्रीज प्लस वगैरह जो उसकी की जाती है। विल टॉक अबाउट एक्यूरेल्स की बात हो रही थी। इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ एडजस्टिंग एंट्री इज एक्यूरेल्स। Adjusting entries for accruals are required to record revenues earned and expense incurred in the current period. Current period की entries होती हैं। The adjusting entry for accruals will increase both a balance sheet and an income statement account. ये दोनों केसेस में बैलेंस शीट को भी इन्हांस करेगी और इनकम स्टेटमेंट अकाउंट को भी देखेगी। Accrued revenues, इसकी बात करते हैं। Accrued revenues may accumulate with the passing of time. वक्त के गुजरने के साथ साथ accumulate भी हो जाते हैं revenues और through services performed but not billed or collected. ये या तो प्रोडक्ट की वजह से जो डिलीवर होगी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, या कोई सर्विसेज जो कि स्टिल उनकी आपने बिल नहीं किया और कलेक्ट नहीं किए बिल्स उनके। एंड एसेट रेवेन्यू अकाउंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट विद एक्यूरेट रेवेन्यूज। एसेट रेवेन्यू अकाउंट रिलेशनशिप जो है एग्जिस्ट करती है एक्यूरेट रेवेन्यूज के साथ। प्रायर टू एडजस्टमेंट एसेट्स एंड रेवेन्यूज आर अंडरस्टेटेड। एडजस्टमेंट से पहले एसेट्स और रेवेन्यू दोनों अंडरस्टेटेड होते हैं। अभी एक्योर्ड रेवेन्यूज की बात हो रही है। द एडजस्टिंग एंट्री रिक्वायर्स अ डेबिट टू एन एसेट अकाउंट एंड अ क्रेडिट टू अ रेवेन्यू अकाउंट। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल को देखते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ एक्योर्ड रेवेन्यूज इंक्लूड अकाउंट्स रिसीवेबल, रेंट रिसीवेबल एंड इंटरेस्ट रिसीवेबल। ये
एक्रूड रेवेन्यूज की कुछ एग्जांपल अगर आपको कोई पूछे तो जैसे अकाउंट्स रिसीवेबल होते हैं, रेंट्स रिसीवेबल होते हैं और इंटरेस्ट रिसीवेबल होते हैं। एक्रूड एक्सपेंस की बात जब हम करें, एक्रूड एक्सपेंसेस आर एक्सपेंसेस इंकर्ड बट नॉट येट पेड। ये वो एक्सपेंस हैं जो इंकर हो गए लेकिन अभी पे नहीं हुए। लायबिलिटी एक्सपेंस अकाउंट रिलेशनशिप एग्जिस्ट। लायबिलिटी और एक्सपेंस रिलेशनशिप में इनका रोल है। प्रायर टू एडजस्टमेंट लायबिलिटीज एंड एक्सपेंस आर अंडरस्टेटेड। एडजस्टमेंट से पहले लायबिलिटी और एक्सपेंस दोनों अंडरस्टेटेड रखे जाते हैं। द एडजस्टिंग एंट्री रिजल्ट्स इन अ डेबिट टू एन एक्सपेंस अकाउंट एंड क्रेडिट टू अ लायबिलिटी अकाउंट। जो भी एडजस्टिंग एंट्री होगी रिजल्ट्स इन अ डेबिट टू एन एक्सपेंस, एक्सपेंस के डेबिट में होगी एंड अ क्रेडिट टू अ लायबिलिटी अकाउंट और लायबिलिटी अकाउंट के क्रेडिट में जाएगी। एग्जांपल्स ऑफ एक्रूड एक्सपेंस इंक्लूड अकाउंट्स पेएबल, जैसे अकाउंट्स हैं, रेंट पेएबल हैं, रेंट पेएबल हो गए, सैलरीज पेएबल हो गई और सैलरीज जो पेएबल हैं, एंड इंटरेस्ट पेएबल जो इंटरेस्ट पेएबल हैं, वो सारी इसकी एग्जांपल्स हैं। फॉर एग्जांपल इस स्लाइड भी देखिएगा और से फॉर्मूला टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। फॉर एग्जांपल फोर्स वैल्यू ऑफ नोट इनटू एनुअल इंटरेस्ट रेट इनटू टाइम इन टर्म्स ऑफ 1 ईयर इज इक्वल टू दैट इंटरेस्ट है। फॉर एग्जांपल 5000 अमाउंट थी, 6% एनुअल इंटरेस्ट था, 1/12 एक महीने का हमने किया 1/12 और $25 के करीब ये आया। एडजस्टिंग एंट्रीज फॉर एक्रूअल्स। किस तरह एंट्रीज एडजस्ट होती हैं एक्रूअल्स के लिए? सबसे पहले आप देखें एक्योर्ड रेवेन्यूज को देखा जाता है। एसेट जो हैं डेबिट एडजस्टिंग एंट्री जो है उसको पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। रेवेन्यू में क्रेडिट एडजस्टिंग एंट्री को पॉजिटिव साइन के साथ लिया जाता है। दूसरा एक्योर्ड एक्सपेंसेस। एक्सपेंस में डेबिट एडजस्टिंग एंट्री और लायबिलिटी के केस में क्रेडिट एडजस्टिंग एंट्री, ये रूल फॉलो किया जाता है। नो दी डेप्रिसिएशन, ये तीसरी चीज है। डेप्रिसिएशन और amortization is the process of allocating the cost of certain capital assets to expense over the year useful life in a rational and systematic manner. Amortization attempts to match the cost of long-term capital asset to the revenue it generated each period. Amortization जो है ये कैलकुलेट करती है, अटेम्प्ट करती है या मैच करती है या कंपेयर करती है टू मैच द कास्ट ऑफ लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट। लॉन्ग टर्म कैपिटल एसेट की बात टू द रेवेन्यू इट जनरेट्स ईच टाइम। उसकी कास्ट लॉन्ग टर्म एसेट की क्या है और हर दफा वो रेवेन्यू उसकी वजह से कितना जनरेट किया गया। डेप्रिसिएशन इज एन एस्टिमेट रादर देन अ फैक्चुअल मेजरमेंट ऑफ द कॉस्ट दैट हैज एक्सपायर्ड। ये आपने हमेशा ये बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ज़हन में रखना है। वी आर नॉट अटेम्प्टिंग टू रिफ्लेक्ट द एक्चुअल चेंज इन वैल्यू ऑफ एन एसेट। ठीक है जी। डेप्रिसिएशन इन अकॉर्डिंग्स in recording amortization, depreciation expense is debited and contra asset account accumulated depreciation is credited. Right, amortization expense और accumulated और amortization दूसरी जो है इसमें आ गई। In recording amortization, depreciation expense is debited and a contra asset account accumulated depreciation is credited. ये जैसे नीचे इस स्लाइड में नीचे दिखाया गया कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कैसे कैलकुलेट होगी। डेप्रिसिएशन कैसे होगी? बैलेंस शीट प्रेजेंटेशन। फॉर एग्जांपल ऑफिस इक्विपमेंट जो है $5000 का था, लेस एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन दैट इज 83 और नेट बुक वैल्यू उसकी होगी $4917। तो नेट लेस एक्यूमुलेटेड एमोर्टाइजेशन जो है वो एस्टिमेट लिखा जाता है। Now we would like to see as shown on view file the summary of adjusting entries. Different adjusting entries की summary क्या है? ये बड़ा conceptually गौर से देखने वाली चीज़ है। पहली है टाइप ऑफ एडजस्टमेंट, पहला कॉलम है। दूसरा उसकी अकाउंट रिलेशनशिप है। फिर उसकी अकाउंट्स बिफोर एडजस्टमेंट क्या थी, फिर उसके बाद उसकी एडजस्टमेंट एंट्री क्या होगी। फॉर एग्जांपल हमने सबसे पहले लिया जी प्रीपेड एक्सपेंस। ये समरी बन गई है और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है। बट रिक्वेस्ट एंड अर्ज एंड डिजायर कि आप इस स्लाइड को जरा गौर से पढ़ें और बार बार रिपीट करें। फॉर एग्जांपल प्रीपेड एक्सपेंस था, उसके बाद एसेट्स और एक्सपेंस की बात होगी इसमें, और एसेट्स
ओवर स्टेटेड और एक्सपेंसेस अंडर स्टेटेड हो गए, और एक्सपेंस जो है डेबिट में गए और क्रेडिट में एसेट्स चले गए। उसके बाद है अनअर्न्ड रेवेन्यूज, लाइबिलिटीज और रेवेन्यूज का इशू है। ये लाइबिलिटीज ओवर स्टेटेड, रेवेन्यूज अंडर स्टेटेड, और जो डेबिट हो गए वो लाइबिलिटीज हो गई और जो क्रेडिट हो गए वो रेवेन्यूज हो गई। लाइक वाइज एक्रोड रेवेन्यूज, एक्योर्ड एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन भी इसी तरह आएगी। Now we'll talk about the adjusted trial balance की बात कर रहे हैं हम। An adjusted trial balance is prepared after all adjusting entries have been journalized and posted. जब सारी की सारी एंट्रीज जर्नलाइज हो जाएं या पोस्टेड हो जाएं उसके बाद इसको किया जाता है। It shows the balances of all accounts, ये सारे अकाउंट्स का बैलेंस शो करता है at the end of the accounting period and the effects of all financial events, और सारे financial events के effects को भी हाईलाइट करता है that have occurred during the period, जो उस पर्टिकुलर टाइम के दौरान अक्कर हुए हैं। It proves the equality of the total debit and credit balance. मैंने शुरू में बात की थी, हम बार बार इसको रिपीट कर रहे हैं, टोटल डेबिट इज ऑलवेज टोटल क्रेडिट के ये डबल एंट्री सिस्टम में दोनों को इकट्ठा आना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। इट प्रूव्स द इक्वलिटी ऑफ द टोटल डेबिट एंड क्रेडिट बैलेंसेस इन द लेजर आफ्टर ऑल एडजस्टमेंट हैव बीन मेड। ये प्रूफ देता है उसको कि सारी एडजस्टमेंट हो गई हैं और वो डेबिट इज इक्वल टू द क्रेडिट। Financial statement can be prepared directly from the adjusted trial balance. Adjusted trial balance से financial statement directly बन सकती है। For example, trial balance and adjusted trial balance compare. इस स्लाइड को जरा गौर से देखिएगा, ये एक प्रैक्टिकल एग्जांपल है। पॉइनर एडजस्टिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग एजेंसी के नाम से ये ट्रायल बैलेंस की समरी है अक्टूबर 31, 2002 की। लेफ्ट पे आपने देखिएगा ये सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड है। एक्सट्रीम लेफ्ट कॉलम पे कैश है, अकाउंट्स रिसीवेबल, सप्लाईज है, प्रीपेड इंश्योरेंसेस हैं, ऑफिस इक्विपमेंट है, एक्यूमुलेटेड अमाउंट है, नोट्स पेएबल हैं, अकाउंट्स पेएबल हैं, अनअर्न्ड रेवेन्यूज है, सैलरीज पेएबल हैं, ट्रस्ट पेएबल है, और उसके ड्राइंग्स हैं, कैपिटल्स है, सर्विसेज है, रेवेन्यू, एडवांस सप्लाई एक्सपेंस, एमोर्टाइजेशन एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, सैलरीज एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस, ट्रस्ट एक्सपेंस। अच्छा, अभी गौर करें, ये सारी की सारी ट्रांजैक्शन की एक्टिविटीज़ हैं। उसके बाद डेबिट में इनकी अमाउंट जो जिसकी जो अमाउंट थी लिख दी गई, क्रेडिट में भी जो अमाउंट थी लिख दी गई। जो बात हम बात कर रहे थे कि डेबिट एंड क्रेडिट आर ऑलवेज इक्वलेंट, आप गौर करें $28,700 है डेबिट, और क्रेडिट की सारी एंट्रीज को आपने इकट्ठा किया तो वो भी 28,700 के करीब है, सेम है। लेकिन कुछ एंट्रीज इन्होंने एडजस्ट की, आफ्टर एडजस्टमेंट डेबिट की और क्रेडिट की एडजस्ट की, तो उसके बाद 30,208 है डेबिट और 30,208 है क्रेडिट आफ्टर एडजस्टमेंट। वो एंट्रीज एडजस्ट हुई, डेबिट और क्रेडिट पे इक्वलिटी आ गई और कोई और उन पे और फॉर द लॉन्ग रन इफेक्ट नहीं हुआ। Preparing financial statement. Financial statement can be prepared directly from an adjusted trial balance. Adjusted trial balance से financial statement directly बन सकती है। The income statement is prepared from the revenue and expense account, जो revenue और expense account है उससे बनती है। The statement of owner's equity. The statement of owner's equity is derived from the owner's capital and drawings accounts. जो ओनर का कैपिटल है और ड्राइंग अकाउंट के बेसिस पे ये देखी जाती है। एंड द नेट इनकम और नेट लॉस शोन इन द इनकम स्टेटमेंट। द बैलेंस शीट इज देन प्रिपेयर्ड फ्रॉम द एसेट्स एंड लायबिलिटी अकाउंट्स। एसेट और लायबिलिटी अकाउंट से बैलेंस शीट बनती है। एंड द एंडिंग ओनर्स कैपिटल बैलेंस एज रिपोर्टेड इन द स्टेटमेंट ऑफ द ओनर इक्विटी, जिस तरह उसमें रिपोर्ट किया गया है। अभी आप गौर से देखिए, प्रिपरेशन ऑफ द इनकम स्टेटमेंट एंड द स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी from the adjusted trial balance. ये adjusted trial balance है, ये है for the month of October, ended October। या गौर करें, ये स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी हो गई, इनकम स्टेटमेंट हो गई और बैलेंस एडजस्ट एंड ट्रायल बैलेंस शीट हो गई। अभी बैलेंस शीट जो है वो ओनर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपने देखनी है, और अगर इधर से आप इक्विटी वाली लेनी है तो इधर से आप देख सकते हैं। आप गौर करें, अगर 2842 है
इनकम स्टेटमेंट में उसका, और 2842 नेट इनकम आपने देखा वो नीचे स्टेटमेंट ऑफ ओनर्स इक्विटी में डाली गई है, सो दैट 10,000 बिकम्स 12,842 स्टेटमेंट में जैसे आपको दिखाया हुआ है। प्रिपरेशन ऑफ द बैलेंस शीट फ्रॉम द एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। बैलेंस शीट कैसे बनेगी? ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस है एज शोन कि डेबिट्स जो हैं 30,208 हैं और क्रेडिट भी 30,208 US डॉलर है। अक्सीम लेस्ट पे ट्रांजेक्शन जितनी ट्रांजेक्शन्स हुई हैं उनकी इंडोर्समेंट है, उनकी डॉक्यूमेंटेशन शेप है उनकी। फॉर एग्जांपल बैलेंस शीट इससे कैसे बनेगी एज शोन ऑन व्यू फाइल, और लायबिलिटी एंड ओनर्स इक्विटी जो है वो भी इस तरह बीच में आके निकल जाए। ये फ्रॉम द स्टेटमेंट ऑफ द ओनर्स इक्विटी से 12,342 हम लेके गए हैं जो स्टेटमेंट के लिए जरूरी थे। नो विल कवर द स्टेप्स इन द अकाउंटिंग साइकिल। अकाउंटिंग साइकिल में कौन कौन से स्टेप्स हैं? एज यू सी ऑन दिस स्लाइड, कौन कौन से स्टेप्स हैं जो अकाउंटिंग साइकिल में बहुत जरूरी हैं। नंबर 1 स्टेप इज दी एनालाइज। ये बड़ी बेसिक स्लाइड है, कंसेप्चुअली आपको क्लियर होना चाहिए, ये इसके लिए आपको जरा पूरे फोकस के साथ इसको देखना होगा। नंबर 1 स्टेप इज दी एनालाइज ट्रांजैक्शंस।